हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेसन 5 पार्ट 3। स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियो में विभिन्न प्रकार की पृथक्करण की विधियां पढ़ी थी, जैसे कि अवसादन, निष्पादन, निस्यंदन, ऐसी बहुत सारी विधियां अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद आती है एक और विधि जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अलग कर सकते हैं, जैसे कि वाष्पन। वाष्पन यानी किसी भी पदार्थ को जो कि तरल पदार्थ के अंदर घुला हुआ है, उसको अगर हम वाष्पन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, यानी जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन। अभी वाष्पन किस प्रकार से होता है, इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर थोड़ा सा जल लेंगे और उसके अंदर 2 चम्मच नमक डालेंगे और उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे, यानी कि उसको उसमें घोल लेंगे। अब क्या आपको उसके अंदर कोई कलर परिवर्तन दिखता है? आपको पता है कि नमक अगर हम पानी के अंदर घोलते हैं तो उसमें कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होता है। और आप देखेंगे कि जब पूरा नमक उसके अंदर घुल जाता है तो पेंदे में कोई नमक आपको दिखाई नहीं देता है। अब हम क्या करेंगे, इस नमक के पानी भरे हुए बीकर को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जैसा कि नीचे दिखाई दे रहा है, और उसको धीरे धीरे गर्म करते रहेंगे। तब तक गर्म करते रहने देंगे उसको जब तक कि जो जल उसके अंदर है, बीकर के अंदर, वो भाप बन के उड़ नहीं जाए और नीचे आपको क्या बच जाएगा, नमक। जो नमक आपने पानी के अंदर घोला था वो नमक शेष बीकर के अंदर रह जाएगा और पानी सारा उड़ के भाप बन के चला जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पन प्रक्रिया, क्योंकि जो पानी था, जो जल था, वो वाष्प बनकर नमक से अलग हो गया और भाप बन के उड़ गया और नीचे हमारे पास बीकर में क्या रह गया, नमक। तो वह विधि जिसके द्वारा जल को वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, क्या प्रक्रिया कहलाती है? वाष्पन। यानी जहाँ पर जल होता है वहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया हमेशा होती है। आपने देखा होगा, गीले कपड़े हम धूप के अंदर सुखाते हैं तो उन गीले कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, यानी वाष्पन की प्रक्रिया होती है, और जिसके कारण हमारे कपड़े थोड़ी देर में सूख जाते हैं। नदी तालाबों के अंदर आपने देखा होगा, बारिश के सीज़न में सभी नदी तालाब पूरे भर जाते हैं, लेकिन जिन नदी तालाबों के अंदर से हम सिंचाई के लिए पानी नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनका पानी कम होता रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की गर्मी के कारण उस पानी का वाष्पन होता रहता है और धीरे धीरे उनका जल स्तर कम होता रहता है। अब इस प्रकार से हम इस वाष्पन का प्रयोग और कहाँ कहाँ होते हैं, किस प्रकार से और इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हमने उस चीज़ को देखते हैं। हमें पता है कि जो नमक है, सामान्य रूप से जो नमक है वो कहाँ से आता है? समुद्र के पानी से वो नमक आता है। उस नमक को हम किस प्रकार से बनते हैं, हमें पता है कि जो पानी के, समुद्र के पानी के अंदर होता है, उसके अंदर क्या होता है, नमक विभिन्न लवणों के रूप में होता है, और ये एक साधारण नमक जो आप यूज़ करते हैं वो क्या है, विभिन्न प्रकार के लवणों का मिश्रण है। अब इसे क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे पर हम उथले गड्ढे, मतलब गहरे गड्ढे नहीं, उथले गड्ढे, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से हम उथले गड्ढे बनाते हैं और उसके अंदर समुद्र का पानी भरकर छोड़ देते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे जो पानी होता है वो तो वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ने लगता है, और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण यानी कि जो नमक है वो नीचे बच जाता है, और इन ठोस लवणों को अपन क्या कहते हैं, नमक। और इसके बाद जब ये नमक जो मिल जाता है, अशुद्ध नमक, इन लवणों को, इस नमक को हम शोधन करके साधारण नमक जो आप यूज़ करते हैं वो नमक बनाया जाता है। अब एक और प्रश्न उठता है कि क्या हम जब किसी भी चीज़ को अलग करते हैं तो पृथक्करण की एक विधि का ही उपयोग करते हैं, या कई बार हम एक से अधिक विधियों का भी उपयोग हमको करना पड़ता है पृथक्करण करने के लिए। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये एक प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी पता है कि कई बार जब हम किसी चीज़ को या किसी मिश्रण में से किसी एक चीज़ को अलग करना होता है तो हमें एक विधि के द्वारा संभव नहीं हो पाता, हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि ऊपर हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी हैं, तो उन विधियों को एक साथ भी हमको यूज़ में लेना पड़ता है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम एक और प्रयोग करते हैं। हम क्या करेंगे, रेत और नमक का मिश्रण लेंगे, यानी कि एक बीकर लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पानी रखेंगे और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी
मिट्टी डाल देंगे। उन दोनों को अच्छे से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जब हम रेत और नमक का मिश्रण बना लेंगे जल के साथ, तो उसके बाद हम इस बीकर को क्या करेंगे, कुछ समय के लिए एक और रख देंगे। अब हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो रेत है वो बीकर के अंदर नीचे उसकी तली में, उसके पैंदे में बैठ जाती है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, निस्तारण या निस्यंदन विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। यानी बीकर को तिरछा करके हम जो नमक का पानी है उसको अलग दूसरे गिलास में या दूसरे बीकर में निकाल लेंगे और बीकर के पैंदे के अंदर क्या रह जाएगी, मिट्टी रह जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या अलग कर लिया, मिट्टी अलग कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपका नमक और पानी का मिश्रण हो गया है उसको हम अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको नमक और पानी दोनों चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें खाली नमक चाहिए पानी नहीं चाहिए, हमें दोनों चीज़ चाहिए। तो इस चीज़ को हम अलग करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से एक उपकरण लेंगे, यानी चाय की केटली ले सकते हैं, एक बीकर लेंगे और एक प्लेट या एक ढक्कन जैसा कि आपको दिख रहा है, जिसको आप सिंडासी की सहायता से पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम पूरा उपकरण तैयार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये नमक के पानी का विलयन निकाला है, इस विलयन को नमक और जल को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस केतली में भरेंगे और उसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब कुछ समय तक केतली को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे और केतली की टोटी से हमें जो उसका जो मुंह है उससे आपको दिख रहा है कि भाप निकलेगी। अब इस भाप को हम क्या करेंगे, जैसी हमने धातु की प्लेट की ढक्कन आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार की धातु की ढक्कन लेंगे, जिसको कि आप सिंडासी की सहायता से पकड़ लेंगे और इस धातु की प्लेट के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ बर्फ रख देंगे, जिससे कि क्या होगी, प्लेट ठंडी हो जाएगी। और हमें पता है कि जब ठंडी सतह से कोई गर्म भाप टकराती है तो वो किसमें, संघनन विधि के द्वारा भाप किसमें बदल जाती है, द्रव अवस्था के अंदर बदल जाती है। तो जैसे ही इस केतली की भाप इस ठंडी प्लेट के ऊपर टच होगी तो वो भाप किसमें बदलेगी, द्रव की बूंदों में बदलेगी और वह बूंद के रूप में दूसरे बीकर के अंदर इकट्ठी होती रहेगी। और इस प्रकार से हम उस पानी की केतली को तब तक उबालते रहेंगे जब तक कि केतली की नली से भाप नहीं निकलती रहे, जब तक पूरी भाप निकलती रहेगी और इस ठंडी प्लेट के द्वारा वो संघनन की विधि के द्वारा क्या होती रहेगी, बूंद बूंद होकर नीचे गिरती रहेगी, जिससे कि पूरा पानी संघनन विधि के द्वारा क्या हो जाएगा, हमें पानी के रूप में अलग प्राप्त हो जाएगा। और जल व वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन। इस विधि को हम क्या कहेंगे, संघनन विधि। अब हमें पता है कि जिस प्रकार से अपन ने देखा कि इस प्रयोग के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हमने पानी को भाप बनी और उस भाप से वापस संघनन विधि के द्वारा हमने द्रव अवस्था में पानी को प्राप्त कर लिया और केतली में नीचे क्या बचा रह गया, नमक बचा रह गया। तो इससे हमने क्या देखा कि हमने इस विधि के द्वारा वाष्पन के साथ साथ संघनन विधि के द्वारा हमने नमक और जल दोनों को अलग अलग प्राप्त कर लिया। अब आपने कभी देखा होगा, इसी संघनन विधि को समझने के लिए हम एक और देख सकते हैं, रूटीन वेज में आपने देखा होगा कि घर पे जब हम दूध गर्म करते हैं उस समय दूध के ऊपर पानी की भाप निकल रही होती है, उसके ऊपर अगर आपने प्लेट या कोई बर्तन ढक देते हैं और जब थोड़ी देर बाद बर्तन ठंडा हो जाता है तो आप देखते हैं कि जब आप उस प्लेट को हटाते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती है। तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आती है, क्योंकि भाप जो निकल रही थी उसके ऊपर आपने क्या रख दी, प्लेट। तो उस समय तो जब गर्म था तब तक वो भाप बनी रही, लेकिन जैसे ही प्लेट धीरे धीरे जब वो दूध ठंडा होने लगा, जो आपके पानी की भाप, उसकी पानी की भाप थी वो किस में बदल गई, पानी की बूंदों के ऊपर, जो आपको थाली के ऊपर पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार जो जल वाष्पित होता है वो क्या कहलाएगा, संघनन विधि। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हम नमक, रेत और जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग करके हम अलग करते हैं। यानी एक मिश्रण को हमने अलग करने के लिए 4 विधियों का एक साथ उपयोग किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि जैसे जो पहेली थी उसने क्या किया था, जब रेत और नमक को मिश्रण किया था तो उसने क्या किया था कि नमक का एक संपूर्ण पैकेट रेत की थोड़ी सी मात्रा के अंदर मिलाया था। यानी नमक की मात्रा ज़्यादा थी, मिट्टी की मात्रा कम थी, और जो उसमें मिलाया था उसके साथ साथ जो पानी लिया था वो पानी भी क्या था, थोड़ी कम मात्रा के अंदर था। लेकिन जब उसने
इस विधि के द्वारा नमक, जल और रेत को अलग अलग किया तो उसने क्या देखा कि जो नमक है वो उसे कम मिला, जितना नमक उसने लिया था उतना नमक उसको नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उसने नमक लिया था उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी और पानी की क्वांटिटी या कहना चाहिए पानी की मात्रा कम थी, यानी उसकी सांद्रता कम थी, वो संतृप्त विलयन नहीं बना था, असंतृप्त विलयन था, इसलिए उसकी मात्रा उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई। इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रयोग करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार से संतृप्त विलयन बनाया जाता है या हम किस प्रकार से बराबर मात्रा में चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बीकर या गिलास लेंगे जिसके अंदर हम 1 चम्मच नमक तथा जल लेंगे, जितनी आवश्यकता है हम उतना जल लेंगे और उस या आधा कप जल हम इसमें डाल सकते हैं गिलास के अंदर और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे। फिर उसको अच्छे से घोलेंगे। जब वो नमक घुल जाए तो उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच और नमक डालेंगे और उसको घोलेंगे। फिर उसके बाद वापस 1 चम्मच नमक लेंगे और धीरे धीरे उसको हिलाकर घोलते रहेंगे। इस प्रकार हम 1-1 चम्मच नमक डालते, सारा नमक एक साथ नहीं डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालने के बाद हम उसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि वो पूरा उसके अंदर घुल जाए और हम नमक की मात्रा तब तक बढ़ाते रहेंगे जब हम उसके अंदर नमक घोलेंगे तो नीचे पेंदे में आपको नमक दिखाई देने लगे। अगर हमें नमक नीचे दिखाई देने लगता है उसके बाद हम उसके अंदर नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि यह अब क्या बन गया है, संतृप्त विलयन। यदि इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस जल में और अधिक नमक नहीं घुल सकता। इससे हमें पता चलता है कि वह विलयन जिसके द्वारा हमें यह पता चले कि उसके अंदर और विलय पदार्थ नहीं घुल सकता, वह क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाता है। अब तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि उस समय उसको क्यों नमक बराबर मात्रा में नहीं मिला था, क्योंकि अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति उसने कोशिश की थी कि मुझे जितना नमक हो उतना मिल जाए, लेकिन उसको नमक पूरी मात्रा में नहीं मिला था क्योंकि संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यकता मात्रा से बहुत अधिक नमक था, इसलिए उसको नमक कम मिला और जो एक्स्ट्रा नमक था वो कहाँ रह गया, वो रेत के साथ ही मिला रह गया। जब रेत हमने छान नीचे अलग की थी ना, तो हो सकता है उस रेत के साथ ही कुछ नमक नीचे रह गया हो जिससे कि उसे पूरा नमक प्राप्त नहीं हुआ। तो इस समस्या का हल हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास अगर पानी भी कम ही है लेकिन नमक ज़्यादा है, रेत ज़्यादा है, तो हम पूरी मात्रा को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो उसने नमक लिया उसको हम गरम कर सकते हैं पानी के अंदर। जो आपने पानी के अंदर घोला तो उसको अगर हम गरम करेंगे तो गरम करने से वो उसके अंदर घुल जाएगा, तो हम कम मात्रा के अंदर भी हम ज़्यादा संतृप्त विलयन बना सकते हैं। इसके लिए करने के लिए हम एक और प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर कुछ पानी लेंगे और उसमें पहले की तरह थोड़ा थोड़ा नमक करके हम डालते जाएंगे जब तक कि इसमें और अधिक नमक नहीं घुल सके, और इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब इस संतृप्त विलयन में हम क्या करेंगे, थोड़ी मात्रा के अंदर नमक और मिलाएंगे और इसे हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम उसको गरम करते हैं तो जो उसकी पेंदे के अंदर नमक बच गया था वो नमक वापस क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि गर्म करने से हम इसमें और अधिक नमक घोल सकते हैं। पहले वो नीचे बच रहा था, अब हम जब उसको गर्म कर रहे हैं तो हम उसके अंदर और अगर नमक डालेंगे तो वो उसके अंदर घुलता रहेगा और ज़्यादा नमक उसके अंदर घुल जाएगा। अब इस गर्म विलयन को जैसे आपने उसके बाद भी 3-4 चम्मच नमक और डाला तो वो भी उसके अंदर घुल गया। अब इस गर्म विलयन को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जब आप ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे कि बीकर की तली के अंदर नमक वापस हमको बैठता हुआ दिखाई देगा, यानी गर्म विलयन के अंदर हम ज़्यादा मात्रा के अंदर वापस नमक को घोल सकते हैं, लेकिन ठंडा होने पर वो जो एक्स्ट्रा नमक आपने बाद में घोला था वो नमक वापस पेंदे के अंदर आपको दिखाई दे जाता है। इससे हमें पता चलता है कि नमक गर्म करने पर हम ज़्यादा नमक घोल सकते हैं और ठंडा करने पर वह वापस हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है। तो इस चीज़ को प्रयोग करने के लिए हम कर सकते हैं, एक और प्रयोग करेंगे। हम 2 गिलास लेंगे,
कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम जल है तो जल के अंदर अगर हम चीनी या नमक या और कोई चीज़ घुले तो क्या सभी समान मात्रा में जितना नमक एक गिलास में घुला क्या उतनी ही चीनी एक गिलास में घुलेगी, या और कोई चीज़ लेंगे तो वो भी उतनी घुलेगी। तो ऐसा होता है कि नहीं, हर चीज़ अलग अलग मात्रा के अंदर अलग अलग विलेय पदार्थों के अंदर घुलती है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 गिलास लेंगे और प्रत्येक में आधा कप पानी भरेंगे। अब इस 1 गिलास में हम क्या करेंगे, 1 चम्मच नमक मिलाएंगे, फिर उसको हिलाते रहेंगे जब तक कि वह घुल ना जाए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच नमक की मात्रा हम संतृप्त विलयन होने तक डालते रहेंगे और उन चम्मचों की संख्या को हम, जैसे ये सारणी दिख रही है इसमें हम लिखेंगे कि कितने चम्मच नमक उसके अंदर घुला है। इसी प्रकार से हम यही दूसरा जो गिलास था उसको लेंगे और उसमें हम 1-1 चम्मच करके चीनी डालते रहेंगे और घोलते रहेंगे। तो हम देखेंगे कि नमक कितने चम्मच घुल सकता है उस 1 गिलास में और चीनी कितने चम्मच उस गिलास के अंदर घुल सकती है। तो आप देखेंगे लास्ट में दोनों की मात्रा अलग अलग होती है। ये प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हैं और आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों की मात्रा अलग अलग होती है। तो इस विधि के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि हर पदार्थ की द्रव में घोलने से जो विलयन बनता है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। अब जो इस लेसन के अंदर हमने विभिन्न प्रकार की पृथक्करण विधियों के बारे में हमने पता किया है, तो उसको हम कुछ विधियां ऐसी हैं जिन्हें हम घर पर भी कर सकते हैं, कुछ विधियां ऐसी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज आती हैं और कुछ विधियों को हम प्रयोगशाला के अंदर करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हम किस प्रकार से अलग अलग पदार्थों को अलग कर सकते हैं। और हमें यह भी पता चलेगा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से जो विलयन बनता है, यदि विलयन में और पदार्थ नहीं घुल सकता है तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। थैंक यू।